Alright, we are supposed to start out with the central limit theorem. So be very attentive. It's going to be a little confusing. It is a little difficult portion, but it's very important to understand the next part. जो अपने hypothesis testing वाला section समझेंगे, उसके लिए it's quite important for you to understand this part, right? Central limit theorem, basically what you understand by central limit theorem. अभी suppose we are looking at let's say statistics में अपने basically क्या कर रहे हैं, अपने annuity पढ़े, जहाँ पर टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड ऑल पढ़ रहे थे. वी वर लुकिंग एट प्रोबेबिलिटी बिकॉज वी वांटेड टू अंडरस्टैंड फोरकास्ट प्रोजेक्शंस बनाने के लिए. देन वी आर लुकिंग एट मीन मीडियन मोड स्टैटिस्टिक्स एंड ऑल टू एनालाइज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेटा एंड ऑल. उसके बाद में हम लोग एक और टर्म सैम्पल पॉपुलेशन किए थे. सैम्पल पॉपुलेशन नहीं हुआ अभी तक आप लोग का. ओके, ऑलराइट. सो अनदर पार्ट कम्स इन, दैट इज योर सैम्पल एंड पॉपुलेशन. So in order to understand central limit theorem, I'll have to first explain to you the sample and population वाला part. So अभी let me take. Are you sure sample population नहीं हुआ है? All right. So sample and population में basically what happens is, say suppose I want to study the Indian economy. Indian economy को study अगर करना है मेरे को, let's say I am looking at let's say the pharma industry और let's say the FMCG इंडस्ट्री. आज इंडिया में इतने सारे छोटे छोटे फैक्ट्रीज हैं सोप्स एंड ऑल मैन्युफैक्चर करने का. कोई भी होटल एंड ऑल में जाते हो तो देखते हो ना कि नॉट ब्रांडेड सोप्स एंड ऑल पड़े रहते हैं उनके. There are so many factories, there are so many, and you know, even when you're looking at rural areas and all the kind of products that they are using, the distribution and all, there is a lot of products. अपने लोग को खाली टीवी में 3-4 ads देखते हैं, अपने उसके हिसाब से assess कर लेंगे कि उसके अलावा कोई soap नहीं मिलता. But there are actually thousands of manufacturers all across India. Right? I want to study the soap industry or the cosmetic industry in India. Suppose अभी वो cosmetic industry जब मेरे को study करना है इंडिया के लिए, तो उन सारे के सारे मैन्युफैक्चरर्स एंड ऑल का डेटा इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू अचीव. आई विल नॉट बी एबल टू जनरेट उतना डेटा. मेरे पास डेटा नहीं मिलेगा. सारे के सारे कंपनीज लिस्टेड नहीं है. जो लिस्टेड कंपनीज होगा उसका बहुत इजीली डेटा मिल जाता है, बट यू विल नॉट बी एबल टू अराइव विद द डेटा ऑफ ऑल दीज कंपनीज. मेरे को अगर इंडिया का कॉस्मेटिक इंडस्ट्री सपोज स्टडी करना है या फिर इंडिया का सोप इंडस्ट्री सपोज स्टडी करना है, सो आई विल हैव 5, 7, 10, 15 लेट्स से 20, 30 लिस्टेड कंपनीज या फिर 50 कंपनीज है टोटल आउट ऑफ लेट्स से 5000 कंपनीज ऑल अक्रॉस इंडिया. उसमें से 50 कंपनीज है जो प्राइवेट पब्लिक जैसे भी करके लिस्टेड है या नॉट लिस्टेड है और मेरे पास उसका डेटा है. यू विल फाइंड कंपनीज HUL बहुत कंपनीज है ऐसे. मतलब कुछ कंपनीज के नाम अपने लोग को इतना पॉपुलर नहीं होगा, बट यू नो देयर आर लॉट ऑफ लिस्टेड कंपनीज आल्सो. सो आई हैव so many कंपनीज. I have so many companies जो कि सोप इंडस्ट्री का है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री का है, FMCG इंडस्ट्री का है. लेट्स टेक FMCG ब्रॉडली. सो FMCG इंडस्ट्री में आई हैव गॉट सो मेनी कंपनीज, बट एट द सेम टाइम मेरे को 5000 कंपनीज को स्टडी करना है कि इंडिया का FMCG इंडस्ट्री कैसे वर्क कर रहा है. बट आई विल नॉट हैव द डेटा. मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को उन 5000 कंपनीज में से आई विल हैव टू टेक अप 50 कंपनीज, स्टडी दैट, एंड इसके बेसिस पे आई विल हैव टू मेक एनालिसिस ऑफ दिस वन कि अगर 5000 कंपनीज का एक सैंपल निकाल लिया 50 कंपनीज का, कि ये सैंपल 50 कंपनीज का अगर ऑन एन एवरेज ऐसा परफॉर्मेंस है, ऐसा ग्रोथ है, ऐसा एवरेज है इन ऑल दोस, सो देयरफॉर द 5000 कंपनीज का भी मोर और लेस इंडस्ट्री का भी वैसा ही कुछ होगा. सैंपल मतलब क्या होता है, आप कभी कोई बल्क में कुछ बड़ा चीज ऑर्डर करते हो, आप क्या बोलते हो, एक सैंपल भेज दो, उसके बेसिस पे आई ऑर्डर बल्क. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दैट, कि मैं अगर आज एक सैंपल ऑर्डर करूंगा, आई अज्यूम दैट द रेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स विल ऑल्सो बी लाइक द सैंपल. दैट इज द होल आइडिया, दैट इज द होल मीनिंग ऑफ सैंपल, राइट? इट्स अ सैंपल पीस, कि इस सैंपल के बेसिस पर या इस सैंपल के जैसा बाकी का सारा प्रोडक्ट्स होने वाला है. बोलो फॉलोइंग. सो सैंपल के बेसिस पर यू मेक ऑर्डर्स फॉर ऑल द प्रोडक्ट्स दैट यू नीड. तो वही चीज का बात कर रहे हैं यहाँ पर कि वी आर गोइंग टू बी टेकिंग सैंपल फ्रॉम द पॉपुलेशन, एनालाइज द सैंपल, अंडरस्टैंड द सैंपल, एंड उसके बेसिस पे वी विल असेस की पॉपुलेशन कैसा है. ये 50 कंपनीज का एवरेज रिटर्न या एवरेज ग्रोथ रेट देख करके आई विल से कि पॉपुलेशन का भी एवरेज ग्रोथ रेट या एवरेज सेल्स और एनीथिंग इज गोना बी समवॉट लाइक दिस ओनली. इसी टाइप का कुछ होना चाहिए वैल्यूएशन उसका ग्रोथ रेट एंड ऑल. You see these elderly gentlemen and they'll comment, you know, दो जन अगर दो बच्चा लोग if they're doing some nuisance, they're creating some ruckus, they'll be like कि तुम्हारा स्कूल में यही सिखाता है क्या? What is he doing? He's immediately extrapolating कि दो बच्चा ऐसा है मतलब पूरा का पूरा स्कूल वैसा होगा. These people do that commenting. ये क्या है? You're extrapolating, right? You're saying that अगर दो ऐसे हैं तो जो 200 स्कूल में पढ़ रहे होंगे या 2000 स्कूल में पढ़ रहे होंगे वो भी सारे के सारे वैसे होंगे. दैट इज उसका थोड़ा बेटर तरीके से, मोर स्टेटिस्टिकली एंड मोर ऑर्गेनाइज तरीके से वी आर गोइंग टू डू समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. देयर आर 5000 कंपनीज, लेट मी चूज एनी 50 रैंडम कंपनीज फ्रॉम दैट.
हाँ 50 कंपनीज अपने मर्जी से मत सिलेक्ट करिए, बिकॉज देन दोज 50 कंपनीज विल बी अ बायस सैंपल जो आप दिखाना चाहते हो. नॉर्मली व्हेन यू सेंड सैंपल you will make sure that you're sending the best piece of your sample, right? एंड वो फिर ऑब्वियस सा बात है कि आप बाकी भी जो सामान भेजोगे वो सैंपल के लेवल का होना चाहिए, वरना आपका रेपुटेशन डैमेज होगा एंड यू विल नॉट गेट रिपीट ऑर्डर्स फ्रॉम द कस्टमर, वट एवर. एनीवेज वो अलग चीज हो गया. बट व्हेन यू आर लुकिंग एट द सैंपल, व्हेन यू आर स्टडिंग द सैंपल, यू वांट टू ड्रॉ कंक्लूजन्स, यू वांट टू ड्रॉ इन्फ्योरेंसेस अबाउट द पॉपुलेशन, यू वांट टू मेक असेसमेंट्स अबाउट द पॉपुलेशन. सो अल्टीमेटली अपने पॉपुलेशन के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग सैंपल को स्टडी करते हैं. नाउ ये एक्चुअली नेक्स्ट पार्ट का था, बट स्टिल यू नीड दिस. वी कैलकुलेट सैंपल स्टैटिस्टिक्स टू एस्टिमेट पॉपुलेशन पैरामीटर्स. ये बुक में ही साइड में लिख लीजिए. So basically what we are doing is we are going to be studying a sample of let's say 50 companies, which actually the population has got 5,000 companies. वो 50 companies का average and standard deviation के basis पर we will try to make a projection कि मेरा 5,000 companies का average भी इसके आसपास होना चाहिए, मेरा 5,000 company का standard deviation भी इसके आसपास होना चाहिए. So basically what we are doing is we are computing sample statistics. ये बोलने का तरीका है, sample का जो अपने data का जो attributes निकालते हैं, x bar, standard deviation, mean and all, that is known as sample statistics. And sample statistic is used in order to make a prediction for the population parameter. Sample statistics are calculated to compute population parameters. Sample statistics are used to calculate, to estimate to estimate or project population parameters. That is the job of sample statistics, right? All right. अभी ये कॉपी हो गया ना? ये actually next reading में आएगा, but still you need this because other than that, otherwise I'll not be able to do the central limit theorem वाला part. We have about 5,000 companies in the population. So let's take some facts. मेरे पास एक population है 5,000 companies का, जिसमें से मैं 50 companies as a sample ले रहा हूँ. वो 50 companies का x bar, mean, standard deviation, etc. calculate करूँगा in order to make a prediction about the 5,000 companies. ध्यान देना बहुत अच्छे से. So suppose I have these 5,000 कंपनीज का ना रिटर्न, ये बहुत सारे 5,000 कंपनीज के वैल्यूज हैं. These returns are ranging let's say from -30% to +35%. उसके बीच में thousands and thousands of returns है. 5,000 कंपनी का रिटर्न्स आ रहे हैं यहाँ पर. मेरे को फाइंड आउट करना है कि उनका एवरेज कैसा होगा. अभी 5,000 कंपनीज का ना तो मेरे पास डेटा है, ना तो मेरे पास उतना टाइम है स्टडी करने का, ना मेरे पास उतने रिसोर्सेज हैं. एंड इवन इफ यू नो यू हैव द रिसोर्सेज, बाय द टाइम यू आर एबल टू कंप्लीट द एनालिसिस, यू विल सी योर एनालिसिस विल बिकम आउटडेटेड. सो यू आर नॉट गोइंग टू बी एबल टू डू एनालिसिस ऑफ सच अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा इन दिस मैनर. व्हाट आई डू इज आई टेक अप अ सैंपल ऑफ 50 कंपनीज फ्रॉम दिस. Of course, when I'm taking a sample, I need to make sure कि मैं जानबूझ करके कुछ कंपनीज नहीं ले रहा हूँ. बेसिकली 5,000 चिप्स डाला एक बोल में, उसमें से 50 कोई भी रैंडमली शफल करके निकाला, एंड वो 50 कंपनीज का एवरेज शुड बी लाइक योर 5,000 कंपनीज का रिटर्न. वो जो 50 कंपनीज हुआ, दैट बिकम्स योर सैंपल. नाउ द एक्चुअल स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द पॉपुलेशन इज लेट्स से दिस वन, एक्चुअल मीन. Let's say actual mean of the population is actually this one. लेकिन मेरा जो x बार निकल के आएगा, ऑब्वियस सा बात है, it's not going to be exactly this because मैं 50 कंपनीज के एवरेज कैलकुलेट कर रहा हूं. तो I have randomly taken any 50 कंपनीज out of 5,000. उसका जो एवरेज निकालूंगा, सपोज ये निकल के आया,
वो उससे बड़ा छोटा कुछ भी निकल के आ सकता है, यू नेवर नो, राइट? सो देयर इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी अ डिफरेंस बिटवीन योर एक्स बार एंड योर म्यू, ऑब्वियस सा बात है. ओके, नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू डू दिस कैलकुलेशन. मैं 50 का सैंपल उठाया, उसका एवरेज निकाला और एक्स बार निकाला एंड उसका एस एक्स निकाला. अच्छा, बिफोर दैट इसका जो स्टैंडर्ड डिविएशन होगा, ये जो 50 सैंपल को यूज करके जो उसका स्टैंडर्ड डिविएशन निकाला, जस्ट आंसर मी, जस्ट थिंक एन आंसर. 5000 कंपनीज का जो स्टैंडर्ड डिविएशन होगा, उससे ये 50 कंपनीज का, रैंडमली 50 कंपनीज का वैल्यू चूज करके जो स्टैंडर्ड डिविएशन निकालूंगा, वो उससे बड़ा होना चाहिए कि छोटा होना चाहिए आपके हिसाब से, या सेम ही होगा? जो करेक्ट, छोटा होना चाहिए. नाउ थिंक व्हाई इज इट हैपनिंग. डोंट टेल मी कि डिवाइड बाय 50 या डिवाइड बाय 5000 है, वो आंसर मत दीजिएगा. अल्टीमेटली योर फॉर्मूला इज x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n का स्क्वायर रूट. तो आप यहाँ पे 50 x माइनस एक्स बार 50 टाइम्स लोगे, उसका होल स्क्वायर कर रहे हो, इसलिए डिवाइड बाय 50 कर रहे हो. 5000 वैल्यूज लोगे तब डिवाइड बाय 5000 करोगे. सो यू कैन नॉट से कि वो डिवाइड बाय 5000 है, वो डिवाइड बाय 50 है. ऊपर में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस भी तो 50 स्क्वायर्स एंड फिर 5000 वैल्यू के स्क्वायर्स हो रहे हैं. सो दैट इज नॉट द केस. अंडरस्टैंड, 5000 जब वैल्यूज ले रहे हैं तो सोचो कितने सारे स्टॉक्स यहां पे भी होंगे और एकदम एक्सट्रीम एंड्स में भी होंगे. तो उनका जब स्टैंडर्ड डिविएशन निकालोगे एंड इन कंपैरिजन टू दैट व्हेन यू टेक अप 50 वैल्यूज, डोंट यू थिंक इट्स मोर चांसेस मे बी कि 50 का वैल्यूज यहीं से आए. द टेल्स, ये जो एक्सट्रीम वैल्यूज है, ये जरूरी नहीं है ना कि पूरा प्रॉपरली सैंपल में रिप्रेजेंट हुआ होगा. ये जो एक्सट्रीम वाले पार्ट के वैल्यूज है, एक्सट्रीम एंड्स के जो वैल्यू है, जरूरी नहीं ना कि ये सैंपल में प्रॉपरली रिप्रेजेंट हुआ होगा, राइट? सो व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द सैंपल, वी नो दैट इट इज गोइंग टू बी लेस देन सिग्मा एक्स. ऐसा नहीं, गारंटी नहीं है, बट इन जनरल व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग अ सैंपल ऑफ 50, अरे अब तुमने सैंपल लिया, उसमें से पता चला गलती से मोस्ट ऑफ द कंपनीज यहीं के आ गए, तो तुम्हारा सैंपल एसडी बड़ा भी हो सकता है. वी आर टॉकिंग इन जनरल सैंपल, यू डोंट नो ना विच कंपनीज विल बी सिलेक्टेड. आप तो शफल करके आराम से 50 निकाल रहे हो. सो इन जनरल वी आर गोइंग टू एक्सपेक्ट दैट दीज 50 रैंडम कंपनीज फ्रॉम दिस बड़ा सारा रेंज में से, उसके बीच में से कोई भी 50 कंपनीज उठाओगे तो 50 कंपनीज का ऑन एन एवरेज जो स्टैंडर्ड डिविएशन आएगा, दैट इज गोइंग टू बी लेस देन द एक्चुअल स्टैंडर्ड डिविएशन जो अपने को असेस करने का मन था. अपने को तो असेस यही स्टैंडर्ड डिविएशन करना है. वी वांटेड टू कैलकुलेट द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन, बट उसको असेस करने के चक्कर में व्हेन आई कैलकुलेटेड द सैंपल का एसडी, आई नो इट्स गोना बी काइंड ऑफ अंडरस्टेटिंग इट. इट इज गोइंग टू बी अंडरस्टेटिंग द पॉपुलेशन एसडी. अब एक बात बताओ, अपने को रिटर्न्स जो होता है वो ज्यादा दिखाने का मन करता है कि कम दिखाने का मन करता है? ज्यादा दिखाने का मन करता है. जो रिस्क होता है, वी वांट टू ज्यादा दिखाने का मन है कि कम दिखाने का मन है? रिस्क कम दिखाने का मन करता है. वी वांट टू शो दैट सी वी आर अर्निंग सो गुड रिटर्न्स, सी वी आर टेकिंग सो लेस रिस्क. यू वांट टू शो रिस्क लेस. आपने यहां पे भी वही काम कर दिया है, जानबूझ के नहीं किया, बट हो तो वही रहा है. बेसिकली योर सैंपल एसडी इज अ बायस्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन एसडी. ये वाला चीज नेक्स्ट रीडिंग में आने वाला है, उस समय वापस करा दूंगा एक बार, बट इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन सेंट्रल लिमिट थ्योरम यू नीड टू नो दिस. सैंपल एसडी इज अ बायस्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन एसडी. अग्रीड? क्योंकि अपना सैंपल का एसडी ऑटोमेटिकली इससे कम आएगा, जबकि इसका काम इसको एस्टिमेट करना है. जब आपका काम इसको एस्टिमेट करना है तो आप तो इसको कम एस्टिमेट कर रहे हो ना, आप तो बायस्ड तरीके से दिखा रहे हो. आपका रिस्क है ज्यादा, आप बोलते हो नहीं कम है, बिकॉज अल्टीमेटली एसएक्स इज यूज्ड टू प्रेडिक्ट दिस. योर रिस्क इज मोर बट यूर सेइंग नहीं, मेरा तो रिस्क बहुत कम है. सो वी नीड टू मेक सम करेक्शन, मेक सम रेक्टिफिकेशन. हाउ डू वी डू दैट? वी कैन जस्ट डू अ सिंपली -1. मेरे को करना क्या है? मेरे को स्टैंडर्ड डिविएशन को बढ़ाना है कि घटाना है? बढ़ाना है. इट इज अंडरस्टेटिंग इट, आई नीड टू इंक्रीज दिस सो दैट द एस्टिमेट इज प्रॉपर. सो एसएक्स का फॉर्मूला के लिए, इन ऑर्डर टू मेक इट अनबायस्ड, वी डू अ -1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर. एक चीज तो आपको समझ में आ रहा होगा कि डिनोमिनेटर कम करेंगे तो ये बढ़ेगा, तो एसएक्स बढ़ेगा, एंड दैट इज व्हाट आई वांटेड टू डू. बट एक चीज आपको नहीं अच्छा लग रहा होगा, दैट व्हाई डू यू डू अ -1? आई मीन हाउ मच ऑफ अ डिफरेंस इज अ -1 गोना मेक? आई मीन व्हाट्स द बिग डील अबाउट अ -1? दैट्स योर क्वेश्चन. नाउ आंसर मी वन क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन आई विल आंसर योर क्वेश्चन. अगर अपने 10 कंपनीज लेते हैं, सपोज आई टेक सैंपल साइज 10 एंड आई कैलकुलेट स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द सैंपल, and I take 50 companies and I calculate standard deviation of the sample.
किस केस में आपको लगता है कि Sx बहुत ज्यादा कम आएगा, इसमें कि इसमें? इन विच केस योर Sx विल बी बहुत ज्यादा कम कंपेयर टू सिग्मा x? ये दोनों का दोनों सिग्मा से कम है, बट कौन सा ज्यादा कम है, 10 वाला कि 50 वाला? थिंक एन आंसर. सैंपल साइज अगर इंक्रीज करेंगे तो योर Sx विल मूव क्लोजर टू सिग्मा, कि सैंपल साइज कम करेंगे तो योर Sx विल मूव क्लोजर टू सिग्मा? इंक्रीज करेंगे तो. सैंपल साइज अगर इंक्रीज करेंगे और ज्यादा कंपनीज बीच बीच का भी लेंगे, अगर सैंपल साइज अगर इंक्रीज करेंगे सो योर Sx विल बी मोर क्लोज टू सिग्मा, राइट? इफ यू इंक्रीज योर सैंपल साइज योर Sx विल बी मोर क्लोज टू सिग्मा, राइट? सॉरी, करेक्ट. सो Sx विल बी क्लोजर टू सिग्मा व्हेन n इज हाई. जब n हाई होगा तो ज्यादा करेक्शन का जरूरत है कि कम करेक्शन का जरूरत है? कम करेक्शन का जरूरत है. बायसनेस ज्यादा है कि कम है? कम है. सो व्हेन n इज लार्जर योर Sx इज क्लोजर टू दिस. बायसनेस कम है. अंडरस्टेटिंग कमती अंडरस्टेट की है, बहुत ज्यादा अंडरस्टेट नहीं की है. रेक्टिफिकेशन कमती का जरूरत है. व्हेन n इज स्मॉलर you need more correction because there is more biasness, it is understating a lot. ये वाला चीज समझ में आ रहा है? अच्छा, अभी 10-1 जब करते हो ना, it is as good as 10% डिडक्ट करना, और 50 से 1 माइनस करना is as good as 2% डिडक्ट करना. सोचो, 10-1 is multiplying by 0.9, but 50-1 is multiplying by 0.98. 1 divided by 10-1 is equal to 1 divided by 10 into 0.9, and 1 divided by 50-1 is equal to 1 divided by 50 into 0.98. क्योंकि 10 में 1 कम करना, देखो 1/10 कम हो रहा है, यहाँ 1/50th कम कर रहे हो डिनोमिनेटर को. इंपैक्ट किस में ज्यादा हो रहा है, स्मॉलर में कि बिगर नंबर में? स्मॉलर नंबर में इंपैक्ट ज्यादा हुआ ना. यू डूइंग इट 0.9 टाइम्स, तो फ्रैक्शन में तो फर्क ज्यादा पड़ेगा यहाँ पे ना. यहाँ पे तो खाली 2% कम किया डिनोमिनेटर को, यहाँ 10% डिनोमिनेटर को कम किया. सो वेयर डिड वी नीड मोर इम्पैक्ट? इन द स्मॉलर नंबर वाला केस में. और इम्पैक्ट ज्यादा कहाँ हुआ? स्मॉलर नंबर वाले केस में. सो -1 जस्टिफाई हो रहा है. -1 इज गोइंग टू मेक सम करेक्शन टू द सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन. क्यों? क्योंकि सैंपल का जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डिविएशन से कमती है. सो आई नीड अ सर्टेन लेवल ऑफ करेक्शन. How is that correction happening? I'm doing a -1 in the denominator and therefore I'm trying to raise my standard deviation. Why is a -1 gonna work? Because when your sample size is too small, your biasness is a lot and I need a major correction. When your sample size is large, my biasness is very tiny amount because my Sx is more or less like sigma and I need a smaller amount of correction. When your sample size is small, a -1 in a smaller number will have more percentage impact, and when your sample size is large, your -1 on the same larger sample size will have a smaller percentage impact. So the correction will be smaller. So large sample size, less correction, small sample size, larger correction, and that's what I wanted. Now why is it -1 and not -2? We'll not get there. Bolo, is that okay till here? Are you understanding this part? Iska I will get you a handout of the sample SD and the central limit theorem. Central limit theorem अभी कराना बाकी है, but are you understanding this bit? So sample SD का formula Sx के लिए we are going to use the formula x minus x bar whole square by n minus 1 का square root. खाली sample SD के लिए. Population SD का formula same रहेगा, x minus mu whole square divided by capital N का square root is going to be sigma x. Why mu? Because that is the, excuse me, sorry, that is the population mean. Mu is the population mean. ये आगे आ जाएगा, मैं लिखा दूंगा, डोंट वरी अबाउट. ठीक है, कॉन्सेंट्रेट करो एक बार खाली. दिस इज फाइन टिल हियर. नाउ हाँ, सो अभी क्या हो रहा है कि सपोज मेरा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है. लेट्स से मेरा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज x1, x2, x3, x5000 का एवरेज एंड स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना. इसका एवरेज आएगा आपका म्यू एंड इसका स्टैंडर्ड डिविएशन आएगा सिग्मा x. करेक्ट? दिस इज व्हाट माय अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज. दैट इज व्हाट आई वांट टू कैलकुलेट अल्टीमेटली. ठीक है, इसको कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है बिकॉज नाइदर यू हैव 5000 का डेटा नॉट डू यू हैव दैट मच टाइम टू स्टडी एंड गेट द वर्क डन.
सो दैट बिकम्स अ लिटिल इशू. अच्छा, सेकेंड क्या करते हैं हम लोग, वी टेक अप अ सैंपल ऑफ लेट्स से 50 कंपनीज, x1 x2 ऐसे करके 50 कंपनीज का, इसका एवरेज x बार निकालते हैं और इसका sx निकालते हैं. ऑफ कोर्स sx का फॉर्मूला हम लोग ठीक तरीके से निकाल रहे हैं. वी आर डूइंग दैट, क्या बोलते हैं उसको, n-1 इन द डिनोमिनेटर एंड वी आर गेटिंग द sx एंड ऑल. सो दैट इज गोइंग टू मेक अ प्रेडिक्शन ऑफ दिस वन. नाउ वी नीड टू मूव अ लिटिल अहेड. अभी देखो, सपोज मेरा पॉपुलेशन का मीन इज दिस वन. ठीक है, मैं सैंपल x बार निकाला, वो x बार इसके आसपास कुछ आएगा. ठीक है, नाउ माई फर्स्ट थिंग इज, अगर मैं सपोज ये 50 का एक और सैंपल लिया एंड x बार निकाला, वो कभी इधर आएगा, कभी इधर आएगा, कभी इधर आएगा. डोंट यू थिंक वो इसके आसपास आएगा? Every time I calculate x bars, don't you think I will calculate the mean which is very close to the population average? उसी के आसपास बार बार मेरा x बार निकलेगा. करेक्ट? अगर मैं ये x बार्स का एवरेज लूंगा, डोंट यू थिंक इट शुड बी लाइक योर पॉपुलेशन मीन म्यू? मैं 50 का सैंपल लिया, उसका एवरेज निकाला, फिर एक और 50 का सैंपल लिया, फिर उसका एवरेज निकाला, फिर एक और 50 का सैंपल लिया, फिर उसका एवरेज निकाला. आई एम कंटिन्यूअसली डूइंग दिस प्रोसेस. इफ आई कीप ऑन डूइंग दिस, 50 का सैंपल निकालो बार 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 बार, एंड आई कीप ऑन कैलकुलेटिंग द एवरेज एवरेज एवरेज, यू अंडरस्टैंडिंग? मैं बार बार 50 का सैंपल ले रहा हूं, उसका एवरेज निकाल रहा हूं. वो एवरेजेस का जो एवरेज निकालूंगा, डोंट यू थिंक दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू द पॉपुलेशन एवरेज? ये जो एक्स बार्स हैं, इनका एवरेज जो निकालूंगा, डोंट यू थिंक इट इज गोइंग टू बी मोर लाइक एक्स बार 1, एक्स बार 2, एक्स बार 3, ऐसे करते करते इसका एवरेज शुड बी समवेयर क्लोज टू म्यू. इसका एवरेज शुड बी लाइक द पॉपुलेशन एवरेज, एक्स बार्स का एवरेज. अच्छा, नेक्स्ट चीज एक बात बताओ, दो सिचुएशन देता हूं आपको. ठीक है, वन सिचुएशन आई एम कैलकुलेटिंग द एवरेज. आई कैलकुलेटेड द एवरेज 12.5, 13, 13.5, 14, 14.2, 14.8, 12.5, 12.7, 13.5, 14.3, 14.5, 14.7. बार बार 50-50 का सैंपल लेकर के एवरेज कैलकुलेट कर रहा हूं, एंड दीज आर दी आंसर्स आई एम गेटिंग. आपको क्या लग रहा है पॉपुलेशन के बारे में? यार ये तो बार बार जब देखो, जब एवरेज कैलकुलेट करो, ये 12.5, 14.5 के बीच में आंसर आ रहा है. मेरा एवरेज पक्का इसी रेंज में होगा, बिकॉज एवरी टाइम आई टेक अप एनी रैंडम 50 कंपनीज, कैलकुलेट द एवरेज रिटर्न, आई एम गेटिंग एन आंसर वेरी क्लोज टू 12.5 एंड 14.5 के बीच का. तो मेरा आंसर मोर और लेस पक्का ही 12.5, 14.5 के बीच में होना चाहिए. बोलो क्लियर? सेकेंड सिचुएशन में व्हाट इज हैपनिंग इज, आई कैलकुलेट एन एवरेज 8 आया, फिर एवरेज कैलकुलेट किया 14.5 आया, फिर एवरेज कैलकुलेट किया 6.2 आया, फिर एवरेज कैलकुलेट किया 10.5 आया, फिर एवरेज कैलकुलेट किया 19.7 आया, फिर 3.5 आया. अभी आपको किसमें आप ज्यादा श्योरिटी के साथ बोल सकते हो कि पॉपुलेशन का एवरेज इज गोइंग टू बी दिस? फर्स्ट की सेकेंड सिचुएशन? फर्स्ट सिचुएशन में यू आर टेकिंग अप 50 कंपनीज, कैलकुलेटिंग द एवरेज, यू कीप ऑन डूइंग दैट प्रोसेस. You take up 50 companies, you calculate the average, and you keep on repeating that process again and again, again and again. In the first situation, you have more certainty, क्योंकि आपका आंसर सेम आ रहा है. बार बार क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आंसर सेम आ रहा है, तो अपना ज्यादा वो आएगा ना, कॉन्फिडेंस आएगा ना उस पर्टिकुलर आंसर पर. बोलो अंडरस्टैंडिंग? बट इन द सेकेंड सिचुएशन व्हाट इज हैपनिंग इज, आप कभी बोलते हो यार एवरेज ही है, कभी बोलते हो एवरेज ही है, कभी बोलते हो एवरेज ही है. एक बार ठीक से बता दो एवरेज क्या है. आप बार बार अलग अलग एवरेज दे रहे हो, प्रॉब्लम आ रहा है. प्रॉब्लम इज, इसका मतलब किसमें पॉपुलेशन का एवरेज एस्टिमेट करने में एरर ज्यादा आ रहा है, फर्स्ट सिचुएशन में कि सेकंड सिचुएशन में? सेकंड सिचुएशन में बेसिकली व्हाट आर यू डूइंग, यू आर लुकिंग एट द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स बार. थिंक द स्टैंडर्ड एक्स बार मेरा अगर बहुत ही नैरो रेंज में आ रहा है, बार बार एक्स बार एकदम नैरो रेंज में आ रहा है फर्स्ट सिचुएशन में, सो यू आर सेइंग कि आई एम वेरी श्योर कि नहीं यार मेरा एरर बहुत कम होगा एंड मेरा पॉपुलेशन मीन जो है वो इसी के आसपास है. और अगर वही एक्स बार कभी ये कभी ये कभी ये आ रहा है, आप गारंटी दे ही नहीं पा रहे हो कि आपका पॉपुलेशन का एवरेज कैसा होगा, क्योंकि कभी आप कुछ एस्टिमेट करते हो, कभी कुछ एस्टिमेट करते हो. अगर बार बार एस्टिमेट सेम आएगा, देन यू विल गेट मोर कॉन्फिडेंस ना इन दैट वैल्यू, इन दैट एस्टिमेशन. बट अगर बार बार एस्टिमेट इज गोइंग टू बी डिफरेंट, ऑफ कोर्स यू आर गोना हैव अ प्रॉब्लम. सो बेसिकली the standard deviation of x bar, that is sigmas of x bar, is equal to standard error. It is known as standard error. उसको standard error क्यों बोल रहे हैं? Because there is an error of estimation. Ultimately x bar का काम क्या है? म्यू को प्रेडिक्ट करना. x bar का और कोई काम नहीं है. x bar का कैलकुलेशन इज फॉर द सोल पर्पज, मैं सैंपल का एवरेज इसलिए निकाल रहा हूं ताकि मेरे को पॉपुलेशन के एवरेज के बारे में एक आइडिया लग जाए.
एंड अगर आप बार बार गलत गलत एस्टिमेट दे रहे हो, ऊपर नीचे कुछ ज्यादा दे रहे हो, तो इसका मतलब आप एक एरर मेक कर रहे हो इन दी एस्टिमेशन. So therefore the standard deviation of x bar is known as standard error. Standard deviation of x bar is known as the standard error. बोलो फॉलोइंग यहां तक. अच्छा, अभी एक बात बताइए, स्टैंडर्ड एरर ऑफ x बार का कैलकुलेशन के लिए डू यू थिंक सिग्मा विल बी सिग्मा, मतलब एज एन इसका पूरा का स्टैंडर्ड डिविएशन जो होगा, ये जो 5000 वैल्यूज का स्टैंडर्ड डिविएशन है, उससे ये x बार्स का स्टैंडर्ड डिविएशन बहुत ज्यादा आएगा कि बहुत कम आएगा कि सेम आएगा? बहुत कम आएगा. स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 5000 रिटर्न वैल्यूज इज दिस. 5000 वैल्यूज में से आपने 50 का एवरेज लिया, वो एवरेज तो बार बार एकदम पास में आएगा ना इसके. तो इसका जो स्टैंडर्ड डिविएशन होगा वो तो बहुत ही टाइनी होगा कंपेयर टू द होल पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन. 5000 कंपनी के रिटर्न के स्टैंडर्ड डिविएशन से ये जो कंपनी के 50-50 के एवरेजेस हैं, वो एवरेजेस का जो स्टैंडर्ड डिविएशन है, कभी एक्स बार इधर आया, कभी इधर आया, कभी इधर आया, कभी इधर आया, इसका जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो तो बहुत ही कम होगा. स्टैंडर्ड एरर इज द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ दीज एक्स बार्स. इनका स्टैंडर्ड डिविएशन इज स्टैंडर्ड एरर. इनका एसडी इज इक्वल टू स्टैंडर्ड एरर and that is equal to sigma by root n. That is the formula. इसका प्रूफ नहीं कर सकते, बट रूट n क्यों है वो जरूर कर सकते हैं. Let's understand why is the standard error का formula equal to sigma by root n. Now answer one question. If I take 50 का sample size, तब मैं मीन कैलकुलेट कर रहा हूं तो ऐसे आ रहा है. अगर मैं 100 का या 150 का या 200 का सैंपल साइज इफ आई टेक, इन दैट केस मीन एवरेज से और ज्यादा चिपक के आएगा कि और दूर दूर आएगा? और ज्यादा पास में आएगा. इट विल बी मोर क्लोजर टू द पॉपुलेशन एवरेज. इफ आई टेक अ लार्जर सैंपल साइज, मतलब मेरा पॉपुलेशन और अच्छे से रिप्रेजेंट हो रहा है, एंड माई एवरेज विल बी मोर क्लोजर टू द पॉपुलेशन मीन. माई एवरेजेस विल बी इवन मोर क्लोजर टू दिस एरिया. So the standard deviation of x bar will be higher or lower? Lower. So if I increase n, my standard deviation of x bar should go down. Think. If I increase n, my standard deviation of x bars should go down ideally. Bolo comfortably, yes or no? If I increase n, the standard deviation of x bars should go down ideally. Bolo absolutely okay? अच्छा, अभी सोचो, Just a moment. हाँ, अभी सोचो, just a second, I'm forgetting one thing. हाँ, obviously vice versa is also true n के लिए. अगर आपका सैंपल साइज कम होगा, in that case you will have more varied kind, मतलब x बार कभी इधर कभी इधर कभी इधर. दूसरा चीज सिग्मा, अगर डेटा ही बहुत नैरोली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो डोंट यू थिंक x बार भी बहुत नैरोली डिस्ट्रीब्यूटेड आएगा? और अगर ओरिजिनल डेटा बहुत ही ऊपर नीचे करके रखे हो, तो इट इज पॉसिबल कि सैंपल में कभी बहुत एक्सट्रीम वैल्यूज इंक्लूड हो गए एंड सैंपल एसडी इधर आ गया. कभी सैंपल में बहुत ये वाले वैल्यूज इंक्लूड हो गए एंड सैंपल एसडी इधर आ गया. सो ऑब्वियस सा बात है, इफ योर डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो वेरी वेरियंस बहुत ज्यादा होगा उसका. इफ द डेटा का स्टैंडर्ड डिविएशन इज वेरी हाई, देन ऑल्सो योर एवरेजेस विल बी बहुत ऊपर नीचे. सो दैट इज वाई सिग्मा बाई रूट एन. सो स्टैंडर्ड एरर इज द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द एक्स बार्स एंड दैट इज इक्वल टू सिग्मा बाई रूट एन. Standard deviation of the x bars is known as standard error. Why? Because उससे पता चलता है कि आप x bar को population average को कितना ठीक से या कितना खराब तरीके से estimate कर रहे हो. Standard deviation of the x bars is known as standard error. Standard error is equal to sigma by root n. That is the formula. अच्छा, in case sigma is not known, we can take this formula to be sx by root n. In case sigma is not known, you can take the formula to be sx by root n. Is that okay? Sigma अगर not known होगा तो sx by root n ले सकते हैं. कैसे ले सकते हैं? Because sx is an estimator of sigma only ना. अब sigma को estimate करने के लिए तो sx यूज कर रहे थे. sigma को estimate करने के लिए ही sx यूज कर रहे थे. Is that okay? Now my next question, sx by root n होगा कि root n minus 1 होगा? सोच के आंसर करिएगा, लॉजिकली बताइएगा. sx by root n होना चाहिए कि sx by root n minus 1 होना चाहिए? Why? Just because it is sx. So क्या हुआ?
रूट एन ही होगा, करेक्ट. वाई विल इट बी रूट एन? देखो n-1 करने का लॉजिक क्या था कि Sx इज अ बायस्ड एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा. Sx सिग्मा से बहुत कम है, इसलिए उसको अनबायस्ड करने के लिए अपने रूट एन की जगह n-1 से डिवाइड कर रहे थे. Sx by root n is not a biased और unbiased estimator of anything. हाँ, Sx इससे बहुत कम होता था, इसलिए Sx में n-1 लेके एडजस्टमेंट करते थे. तो Sx का फॉर्मूला के अंदर में तो अभी भी वो है ना. अरे यार, Sx का फॉर्मूला के अंदर में तो अभी भी n-1 डला हुआ ही है. Sx इज अ बायस्ड एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा. उसको अनबायस करने के लिए डिनोमिनेटर में n-1 दिया. सो Sx का डिनोमिनेटर में तो n-1 आ ही रहा है. बोलो, एवरीवन फॉलोइंग? श्योर. नाउ दिस इज नॉट अ बायस्ड और अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ एनीथिंग. दिस इज सिंपली द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द x बार्स. ये किसी चीज को बायस्ड या अनबायस्ड तरीके से एस्टिमेट नहीं कर रहा है. तो इसका n-1 करने का क्या लॉजिक है? Sigma x by root n is supposed to be standard error. Since sigma is not known, I use the best approximation for sigma. Sigma का best approximation is Sx. So अपने Sx को use कर रहे हैं sigma की जगह, और Sx का फॉर्मूला के अंदर में ऑलरेडी उसको unbiased बनाया हुआ है. तो ये n-1 नहीं होगा. Don't make this mistake. ये n-1 नहीं होगा. That is wrong. बोलो, समझ में आ रहा है पूरा का पूरा चीज? Everyone comfortable? So basically the objective is, I have about 5,000 companies. I do not have the data. I do not have the understanding. I do not have the time, money, resources. I want to still find out कि on an average वो इंडस्ट्री जिसका 5,000 कंपनीज है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसका एवरेज क्या है, उसका वॉलेटिलिटी क्या है. बेसिकली उसके स्टैंडर्ड डिविएशन से मेरे को इंडस्ट्री का रिस्क पता चलेगा ना, कि इंडस्ट्री में कितना ऊपर नीचे का ऑन एन एवरेज रिटर्न्स का मूवमेंट होता है. मार्केट ऊपर नीचे अगर होगा, मार्केट में कोई भी अगर प्रॉब्लम्स आएगा, तो इन दैट केस व्हाट काइंड ऑफ अ मूवमेंट इन द रिटर्न्स कैन आई एक्सपेक्ट? दैट ऑन एन एवरेज यस दिस इंडस्ट्री इज गिविंग यू अ 14% रिटर्न, बट देन इफ द मार्केट्स गो बैड, तो ऑन एन एवरेज उसका वॉलेटिलिटी क्या है? स्टैंडर्ड डिविएशन यही बताता है कि ऑन एन एवरेज द रिटर्न्स आर गोइंग टू बी इतना % और इतना % नीचे और ऊपर, अबव और बिलो द मीन. दैट इज व्हाट स्टैंडर्ड डिविएशन टेल्स यू ना, दैट द एवरेज में आपका रिटर्न्स कितना ऊपर या कितना नीचे होता है कंपेयर टू दी मीन, कंपेयर टू दी एवरेज. एवरेज से कितना ऑन एन एवरेज योर रिटर्न्स कैन गो ऊपर नीचे. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड when you're making investments, when you're taking up those risk of portfolio, risk of your stocks and all का understanding is very very important. बोलो, comfortable everybody? तो उस सिचुएशन में वी नीड कि मैं 5,000 कंपनीज में से 50 कंपनीज का सैंपल लेके आई डू सम एनालिसिस. वो 50 कंपनीज का एवरेज शुड बी वेरी क्लोज टू माय पॉपुलेशन का एवरेज, ऑफ कोर्स प्रोवाइडेड यू हैव टेकन दी सैंपल वेरी प्रॉपर्ली. एंड उसका जो स्टैंडर्ड डिविएशन होगा दैट शुड बी समवेयर क्लोज टू द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन. बट आई नो कि 5,000 कंपनीज का एसडी से अगर मैं खाली उसमें से रैंडमली 50 कंपनीज चूज करूं एंड उसका स्टैंडर्ड डिविएशन निकालूं, दैट स्टैंडर्ड डिविएशन इज गोइंग टू बी रिलेटिवली लोअर साइड पर. तो जो लोअर साइड वाला स्टैंडर्ड डिविएशन हो रहा है उसको बायस्ड को अनबायस्ड बनाने के लिए आई डू एन n-1 इन द डिनोमिनेटर. वो 50 कंपनीज का स्टैंडर्ड डिविएशन x बार स्टडी करके आई ट्राई टू मेक अ प्रेडिक्शन अबाउट दिस वन. नाउ प्रैक्टिकली समझ के रखना, सिग्मा और म्यू पता नहीं होता है कभी भी. अपने सम वाइज बोल देंगे कि म्यू ये होना चाहिए, सब थियोरेटिकली डिस्कस कर रहे हैं, राइट? बिकॉज प्रैक्टिकली इफ यू नो म्यू एंड सिग्मा, व्हाई आर यू डूइंग सो मच ऑफ नॉनसेंस? देन यू डोंट नीड ऑल दिस वर्क. इफ यू ऑलरेडी नो म्यू एंड सिग्मा, देन व्हाई डू यू वांट टू एस्टिमेट इट? जब चीज का एक्यूरेट वैल्यू पता है तो उसका अप्रोक्सीमेशन क्यों करने का? सो प्रैक्टिकली वी डोंट नो म्यू, वी आर अज्यूमिंग, वी आर थियोराइजिंग थिंग्स राइट नाउ. कि लेट्स से अगर मैं हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ सैंपल्स लेता हूं, नाउ अंडरस्टैंड, सपोज मैंने x बार 1, x बार 2, x बार 3, 50 का सैंपल ही एवरेज निकाला, फिर 50 का सैंपल ही एवरेज निकाला, फिर 50 का सैंपल ही एवरेज निकाला. आई डिड दिस 200 टाइम्स. योर n इज नॉट 200, योर n इज 50. n इज द सैंपल साइज. मैंने 50 कंपनीज का एवरेज लेकर के निकाला, फिर 50 कंपनीज का एवरेज लेकर निकाला. n इज इक्वल टू द सैंपल साइज. सो 50 सैंपल साइज का बहुत सारा x बार्स निकाला, तो वो x बार्स का जो एवरेज आएगा वो म्यू आना चाहिए. आप 5,000 कंपनी का एवरेज करो या 50-50-50 के एवरेजेस का फिर बाद में लेकर के एवरेज करो, इट शुड गिव यू काइंड ऑफ द सेम आंसर. एंड उसका जो स्टैंडर्ड डिविएशन होगा दैट इज नोन एज स्टैंडर्ड एरर. व्हाई इज इट नोन एज स्टैंडर्ड एरर? बिकॉज मैं कभी x बार ये निकालता, कभी ये निकालता, कभी ये निकालता. x बार इज सपोज टू बी प्रेडिक्टिंग म्यू. सो जितना ज्यादा वॉलेटिलिटी x बार का होगा दैट इज द एरर ऑफ एस्टिमेशन ऑफ म्यू. दैट इज व्हाई द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x बार इज नोन एज स्टैंडर्ड एरर, व्हिच इज गिवन बाय द फॉर्मूला सिग्मा बाय रूट n.
If sigma is not known, which should be the ideal case, because sigma practically नहीं पता होगा, तो sigma का closest approximation sx लेना पड़ेगा. sx के फॉर्मूला के अंदर ऑलरेडी n-1 है, sx by root n ही होगा, root n-1 नहीं होगा. So don't make that mistake. बोलो, यहां तक समझ में आया? Now, central limit theorem basically क्या बोल रहा है? Let's understand. अपना population ऐसा तरीके से distributed हो, इसका कोई गारंटी नहीं है. You can apply all your z table and all those things only when your distribution is normally distributed. अपना population जरूरी नहीं है कि normally distributed होगा. Say suppose मेरा जो 5000 companies है वो बहुत ही खराब तरीके से distributed है. Let's say my distribution is like this. ठीक है, this is my population का distribution. This is how my data, my population का data is going to be distributed. ये तो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा नहीं है. अभी सपोज आई टेक अ सैंपल साइज ऑफ 10 एंड आई कैलकुलेट द एवरेज. बहुत ही छोटा सैंपल साइज लेके एवरेज लेंगे, पता चला 10 का 10 कंपनीज इसी में से गलती से सिलेक्ट. आई हैव पुट इन ऑल द चिट्स, आई एम टेकिंग अप 10 कंपनीज, दीज आर अगेन 5000 कंपनीज. सपोज दीज आर 5000 रिटर्न वैल्यूज. मैं कोई भी 50 उठाया या 10 उठाया तो पता चला 10 में से 5-6 तो इधर से ही आ गया, 1-2 इधर से आया खाली. तो मेरा जो मीन होगा वो यहां पे आ जाएगा. अगर मैं 10 दूसरा में उठाया, लेट्स से 4-5 इधर का आ गया या 2-3 इधर का बहुत एक्सट्रीम आ गया एंड देयरफॉर मेरा मीन यहां पे आ गया, हो सकता है. इफ आई टेक अ डिसेंट साइज का सैंपल, डोंट यू थिंक देयर इज मोर प्रोबेबिलिटी कि मैं मोर और लेस सब तरीके से वैल्यू ले लूंगा. अगर मैं थोड़ा सा लार्ज सैंपल साइज लूंगा, इफ आई टेक अ डिसेंट सैंपल साइज, आई विल काइंड ऑफ बी कवरिंग अप एटलीस्ट या मोर और लेस इधर इधर से आ जाएगा, कुछ कुछ तो यहां से कुछ यहां से आ जाना चाहिए. एंड तब मैंने देखा कि मेरा स्टैंडर्ड डिविएशन ये निकल के आया, मेरा एक्स बार ये निकल के आया. डोंट यू थिंक, सपोज मेरा म्यू ये है, डोंट यू थिंक व्हेन आई कैलकुलेट एक्स बार, मोस्ट ऑफ माई एक्स बार्स विल बी अराउंड द मीन. मतलब मैं क्या करूंगा ना, आई विल टेक अ सैंपल साइज ऑफ लेस ग्रेटर देन 30. वी अज्यूम 30 टू बी अ डिसेंट सैंपल साइज, कि 30 का जो लेवल है सैंपल साइज का वो एक डिसेंट सैंपल साइज का लेवल है. अपने क्या करेंगे, 30 का सैंपल साइज के ऊपर का सैंपल्स कलेक्ट करेंगे, वो सैंपल के एवरेजेस निकालेंगे. इट इज पॉसिबल कि यहां के 2-4 वैल्यूज एक्स्ट्रा आ गए एंड आपका एक्स बार यहां आ गया. इट इज पॉसिबल कि यहां के वैल्यूज एक्स्ट्रा आ गए एंड आपका एक्स बार यहां आ गया. बट डोंट यू थिंक मोस्ट ऑफ द एक्स बार्स विल बी अराउंड हियर. जैसे जैसे दूर जाओगे कमती एक्स बार यहां आएंगे, और थोड़ा दूर जाओगे और कमती एक्स बार यहां आएंगे. बेसिकली मोस्ट ऑफ द एक्स बार्स आर गोइंग टू बी वेरी क्लोज टू द पॉपुलेशन एवरेज. एज यू मूव अवे फ्रॉम द पॉपुलेशन एवरेज, मतलब मैंने सपोज 100 टाइम्स एक्स बार निकाला ना, तो 20-30 तो इधर ही आ गया, फिर 10-ish इधर आया, फिर 5-ish इधर आया, फिर 2 बार इधर आया. So as you move away from the population average, the number of times you will be getting x bars over there should reduce. Following basically what we are doing, your x bar का distribution is going to be approximately normal. approximately word बाद में समझाऊंगा. So x bar का distribution more or less normal type आ जाना चाहिए. approximate को कैसे क्या measure करना है वो बाद में आएगा, just give me some time. But अपना population का distribution कैसा भी हो, understand very carefully. I know it's very complicated. अपना population कैसे भी तरीके से distributed हो, अगर अपने एक decent सा sample size लेते हैं, let's say 30 से ऊपर का sample size, तो जो अपने mean calculate करेंगे, वो जो mean का distribution होगा, वो x bars जो होंगे, that will be normally distributed. Can I say so? Problem? Sure? पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ भी हो सकता है. द शेप इज वेरी वियर्ड. आई एम नॉट अज्यूमिंग एनी शेप फॉर द पॉपुलेशन का डेटा, बट पॉपुलेशन का डेटा में से अगर थोड़ा सा ढंग का सैंपल साइज लेते हो तो मोस्ट ऑफ द एवरेजेस शुड टर्न अराउंड म्यू के आसपास, जो पॉपुलेशन का एवरेज होगा. जितना दूर जाएंगे उतना कमती एक्स बार दूर दूर में आया होगा, मोस्ट एक्स बार तो पास में आए होंगे. जैसे जैसे जितना दूर जाओगे, थोड़ा दूर गए तो लेस नंबर ऑफ एक्स बार, और दूर गए और लेस नंबर ऑफ एक्स बार आएंगे वहां पे. सपोज मैंने 1000 टाइम्स एक्स बार कैलकुलेट किया है, 50 डेटा उठाया एक्स बार निकाला, 50 डेटा फिर उठाया एक्स बार निकाला, फिर 50 उठाया फिर एक्स बार निकाला. आई एम डूइंग इट फॉर थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स. मोस्ट ऑफ योर एक्स बार्स वुड हैव टर्न अराउंड दिस, एंड एज यू मूव अवे फ्रॉम द एवरेज, द नंबर ऑफ एक्स बार्स दैट इज कमिंग दूर दूर में वुड हैव बीन लोअर.
That is normal distribution na, कि most of the data is going to lie around the average, and as you move away from the average on left or right, your number of observations fall. So basically central limit theorem has got 3 points. The first point is, if n is greater than or equals to 30, if your sample size is large enough, your x bars का distribution is tending towards normality. जितना सैंपल साइज बड़ा होगा उतना ज्यादा नॉर्मल जैसा बनेगा। ये सैंपल साइज जितना बेटर लोगे उतना बेटर तरीके से मीन्स एंड ऑल कैलकुलेट होगा, राइट, एंड योर डिस्ट्रीब्यूशन विल बी टेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मैलिटी। सेकेंड पॉइंट बोलता है कि एवरेज ऑफ एक्स बार्स इज इक्वल टू म्यू। ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, आप लोगों ने पहले बता दिया था मेरे को कि अपने एक्स बार्स का एवरेज करेंगे तो ये बीच का म्यू ही आएगा, अपना मोर और लेस पॉपुलेशन का ही एवरेज आना चाहिए। एंड तीसरा पॉइंट बोलता है कि वेरिएंस ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बाई एन, वो भी आप बता चुके हैं, क्योंकि एस डी ऑफ एक्स बार सिग्मा ऑफ एक्स बार सिग्मा बाई रूट एन, उसका होल स्क्वायर कर दो, वेरिएंस आ जाएगा। We've already done that the standard deviation of the x bars is equal to standard error. It is known as standard error, and standard error is equal to sigma by root n. तो अगर सिग्मा स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स बार इज सिग्मा बाई रूट एन, तो वेरिएंस ऑफ एक्स बार क्या होगा, सिग्मा स्क्वायर बाई एन, एंड दैट इज द थर्ड पॉइंट ऑफ सेंट्रल लिमिट थ्योरम। दिस इज ऑल दैट सेंट्रल लिमिट थ्योरम इज टेलिंग यू। अभी इसका थोड़ा सा अगर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अप्रोच अगर सोचोगे, सो प्रैक्टिकली यू नो वी आर ऑब्वियसली नॉट गोइंग टू क्रिएट अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज एक्स बार्स। एक बार यहां तक देख लो, समझ लो, जस्ट टेक 10 seconds 30 seconds, जस्ट ऑब्जर्व व्हाट वी हैव डन, सेंट्रल लिमिट थ्योरम, देन आई विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। थोड़ा सा एक बार देख लो, मैं पूरा स्टोरी वापस रिपीट करूंगा, सो डोंट वरी। Just think what we are doing. Just think about these deductions. अगर सैंपल साइज ग्रेटर देन 30 का लेंगे, ग्रेटर देन 30 क्यों बोल रहा है समझ में आ रहा है, क्योंकि अगर सैंपल साइज बहुत लार्ज होगा तब कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि डेटा इतना अजीब तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, कभी आपका मीन ये निकाल के देगा, कभी ये निकाल के देगा। टेक एवरेज ऑफ 5 वैल्यूज, पता चला 5 में से 2-3 वैल्यू इधर आ गया, मीन बहुत खराब आ गया। एवरेज में से 4-5 वैल्यूज यहां आ गया, मीन बहुत अच्छा आ गया, खराब आ गया, जो भी, वेरी हाई, वेरी लो, वट एवर, इट विल नॉट गिव यू द एवरेज काइंड ऑफ अ मीन. It's only if you take a decent size of sample, you'll get the average close to the population. Most of the averages will be closer to the population. As you move away from the population, the number of times you get mean away is going to start falling. And that is why we are saying कि X bars का distribution is going to be normally distributed approximately in case your data is distributed normally. In case your sample size is decent enough. अगर अपने 30 प्लस एक डिसेंट सैंपल साइज लेंगे और उसके बाद में एक्स बार्स कैलकुलेट करेंगे तो एक्स बार्स का डिस्ट्रीब्यूशन अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मली होगा, वो एक्स बार्स का एवरेज म्यू होगा, एंड वो एक्स बार्स का जो स्टैंडर्ड डिविएशन है दैट इज सिग्मा बाय रूट एन और वेरिएंस इज सिग्मा स्क्वायर बाय एन. नाउ व्हेन यू आर लुकिंग एट इट फ्रॉम अ वेरी वेरी प्रैक्टिकल स्टैंड पॉइंट, वी आर नॉट गोइंग टू बी एक्चुअली कैलकुलेटिंग दिस. समझिए, ये हम लोग एक्चुअल में कैलकुलेट नहीं करने वाले हैं, ये एक्चुअल में कैलकुलेट हो गया, 1000 टाइम्स अगर एक्स बार निकाल लिया तो म्यू भी निकल जाएगा. ऐसे नहीं होता है, इसको यूज करना है अपने को अपना थियोरीज अपना स्टडी करने के लिए. से सपोज लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. यू डन कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑलरेडी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. नाउ कॉन्फिडेंस इंटरवल कर चुके हैं ना, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की है हम लोग ऑलरेडी. सपोज मेरा इतना सारा डेटा है, सपोज योर पॉपुलेशन एवरेज इज दिस. मैंने जो एक्स बार कैलकुलेट किया वो सपोज ये आया. ये आपको रियलिटी में पता नहीं है पॉपुलेशन एवरेज. व्हाट आई विल डू इज, ये जो मीन है ना, दिस इज लाइक एन एस्टिमेट ऑफ दिस वन. मैं ये मीन के बाजू में 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाऊंगा. ये मीन के बाजू में, ये एक्स बार के बाजू में आई विल क्रिएट अ 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल एंड आई विल यूज स्टैंडर्ड एरर एज अ स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर द कॉन्फिडेंस इंटरवल. मेरे को देखो, इसके बाजू में आई विल क्रिएट अ कॉन्फिडेंस इंटरवल 90% का. कैन आई नॉट से कि हम 90% श्योर की पॉपुलेशन का एवरेज इसी रेंज में लाई करेगा. सी प्रैक्टिकली यू नो कि एक्स बार तुमने जो कैलकुलेट किया है आपने, वो एक्स बार इज नॉट गोइंग टू बी एग्जैक्टली द पॉपुलेशन एवरेज. यू नेवर नो व्हाट इट्स गोना बी. आप समझ रहे हो? सो वी डोंट नो कि एक्स बार इज गोइंग टू बी एग्जैक्टली दिस. वी नो दैट, हम लोग को पता है. मैंने एक्स बार कैलकुलेट किया तो मेरे को पता है यार, मैंने एस्टिमेशन किया, मैंने एक अजम्पशन लेकर के कुछ निकाला है. इट्स नॉट गोना बी एग्जैक्टली दिस वन. बट इफ आई क्रिएट अ 90% रेंज अराउंड इट, आई कैन से कि यार आई एम 90% श्योर कि मेरा जो पॉपुलेशन का भी एवरेज होगा ना, क्योंकि सैंपल 50 का एवरेज अगर इतना है तो पॉपुलेशन का जो एवरेज होगा वो इसके आसपास होना चाहिए.
90% रेंज बनाओगे तो आप बोलोगे यार 90% श्योर हूं उसके बीच में लाई करेगा। 95% का रेंज बनाओगे, थोड़ा सा वाइडर बनाओगे तो आप बोलोगे I'm 95% श्योर कि मेरा पॉपुलेशन एवरेज इसके बीच में लाई करेगा। So you will at least get an idea studying 50 companies that what your 5000 companies का एवरेज could look like। ऑब्वियस सा बात है, जब ये रेंज कैलकुलेट करोगे तो एक्स बार्स के स्टैंडर्ड डिविएशन यूज करोगे ना इसको निकालने के लिए। इतना बड़ा डेटा का एसडी यूज करोगे तो ऐसा 90% इंटरवल आएगा। वो क्या बता रहा था, अभी तक यही कर रहे थे आप, वो बता रहा था कि 90% डेटा लाइज विद इन दिस रेंज। एक्स बार को बीच में पकड़ के 90% कॉन्फिडेंस बनाओगे ना अगर एसएक्स को यूज करके या सिग्मा को यूज करके, दैट विल टेल यू 90% ऑफ द 5000 कंपनी का रिटर्न लाइज इन दिस रेंज। और जब स्टैंडर्ड एरर को यूज करके बना रहे हो तो दैट इज टेलिंग यू 90% श्योर दैट माय पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन लाइज विद इन दिस रेंज एंड 90% श्योर दैट माय पॉपुलेशन का एवरेज, पॉपुलेशन का मीन म्यू लाइज विद इन दिस रेंज। सो टेक्निकली वी डोंट प्रैक्टिकली मेक दिस डिस्ट्रीब्यूशन, बट इस डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करेंगे। मतलब ये जो अजम्पशन और ये थियोरी है कि एक्स बार का डिस्ट्रीब्यूशन शुड एक्चुअली बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, उसके बीच में म्यू आएगा, इसको यूज करके हम लोग कुछ एनालिसिस, कुछ इन्फ्योरेंसेस वो सब यूज करेंगे। प्रैक्टिकली वी डू नॉट मेक द डिस्ट्रीब्यूशन, वी अज्यूम कि ये डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होगा। जब आप थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ एक्स बार निकालोगे तो एक्स बार का वैल्यू ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ये अपना थियोरम है, वो थियोरम को यूज करेंगे अपने इन ऑर्डर टू मेक एनालिसिस, इन ऑर्डर टू मेक कंक्लूजन्स। यू विल एक्चुअली नॉट प्रैक्टिकली विल यू विल नॉट क्रिएट दिस ग्राफ। ऑब्वियसली ये डिस्ट्रीब्यूशन कोई प्रैक्टिकली बैठ के नहीं बनाएगा। अगेन लेट्स रिपीट द होल थिंग एंड देन यू हैव डाउट्स यू आस्क मी। सो देयर आर अबाउट 5000 कंपनीज व्हिच आई वांट टू स्टडी। आई एम नॉट बीइंग एबल टू डू सो बिकॉज इतना डेटा अवेलेबल नहीं है। मैं क्या किया, मैं उसमें से एक 50 कंपनी का सैंपल लिया और उसको स्टडी किया। वो 50 कंपनी का एवरेज जो होगा वैसे ही मेरा 5000 का एवरेज होना चाहिए, या तो वो आना चाहिए या फिर उसके आसपास होना चाहिए। एक्स बार इज लाइक अ पॉइंट एस्टिमेट, इट्स लाइक एन एस्टिमेट कि यार मेरा म्यू ऐसा कुछ होगा, और उसके बाजू में एक इंटरवल बना देंगे तो अपने बोलेंगे अच्छा म्यू विल लाई विद इन दिस रेंज, एक्स बार के आसपास ही लाई करना चाहिए। एंड उसका जो स्टैंडर्ड डिविएशन होगा, आई नो कि 50 कंपनीज का अगर एवरेज स्टैंडर्ड डिविएशन निकालते हो दैट्स गोइंग टू बी क्वाइट लेस एज कंपेयर टू द एक्चुअल एसडी ऑफ 5000 कंपनीज। सो व्हाट आई डू इज आई मेक n-1 इन द डिनोमिनेटर टू मेक इट अनबायस्ड। सो एसएक्स इज काइंड ऑफ एन एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा। देखो एसएक्स इन 50 कंपनीज का स्टैंडर्ड डिविएशन इज लाइक इस पूरे का स्टैंडर्ड डिविएशन। इसका स्टैंडर्ड डिविएशन को आप कभी नहीं बोल सकते कि ये पॉपुलेशन एसडी होगा। यू अंडरस्टैंडिंग राइट? 5000 कंपनीज का स्टैंडर्ड डिविएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए रैंडमली 50 कंपनीज लिया है, उसका स्टैंडर्ड डिविएशन निकाला है। बट 50 एवरेजेस का स्टैंडर्ड डिविएशन विल नेवर बी इक्वल टू इतना बड़ा डेटा का स्टैंडर्ड डिविएशन। सो स्टैंडर्ड एरर इज वेरी वेरी डिफरेंट टर्मिनोलॉजी। अभी फिर अपने डिस्कस किए कि अपने एक्स बार बार कैलकुलेट करते हैं, बार लेट मी कैलकुलेट द मीन। तो जो मीन के जो मीन होगा वो पॉपुलेशन एवरेज होना चाहिए, म्यू होना चाहिए एक्स बार्स का एवरेज। एंड वो एक्स बार्स का जो स्टैंडर्ड डिविएशन होगा इट इज नोन एज स्टैंडर्ड एरर। व्हाई इज इट नोन एज स्टैंडर्ड एरर? बिकॉज इट इज काइंड ऑफ द एरर यू आर मेकिंग इन द एस्टिमेशन ऑफ म्यू। अल्टीमेटली अपने को म्यू एस्टिमेट करना है। आप एक्स बार अलग अलग बता रहे हो, एक्स बार जितना डिविएशन होगा एक्स बार में उतना खराब आपका प्रेडिक्शन है, एंड जितना बार आपका एक्स बार एकदम नैरो रेंज में आएगा उतना कमती एरर ऑफ एस्टिमेशन होगा। एरर तो होगा, एक्यूरेट तो म्यू नहीं मिल रहा है ना। एक्स बार जितना पास का रेंज में आएगा, छोटा सा रेंज में आएगा उतना बेटर, जितना दूर में आएगा उतना खराब। दैट इज स्टैंडर्ड एरर। सो एसएक्स द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू योर स्टैंडर्ड एरर। द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू योर स्टैंडर्ड एरर। बोलो समझ में आया? स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स बार इज योर स्टैंडर्ड एरर विच इज सिग्मा बाय रूट n। सिग्मा अगर नोन नहीं होगा तो एस एक्स बाय रूट n ले लेंगे। सेंट्रल लिमिट थ्योरम वाज टेकिंग दिस अ लिटिल स्टेप फॉरवर्ड। अपने बोल रहे थे कि पॉपुलेशन का जो डेटा है दैट पॉपुलेशन कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड एनी तरीके से। पॉपुलेशन कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन एब्सोल्युटली एनी मैनर। द डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट गोइंग टू बी नॉर्मल और एनीथिंग। अगर हम लोग एक डिसेंट सैंपल साइज लेंगे तो मोस्ट ऑफ द एवरेजेस पॉपुलेशन के पास में आना चाहिए। एंड जैसे जैसे पॉपुलेशन एवरेज से दूर जाओगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस शुड, योर एक्स बार का नंबर ऑफ टाइम्स दैट एक्स बार इज कमिंग शुड फॉल। सो इफ यू आर टेकिंग अ डिसेंट सैंपल साइज एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 30, योर सेंट्रल लिमिट थ्योरम सेज दैट योर एक्स बार का डिस्ट्रीब्यूशन इज गोइंग टू टेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मलिटी। एक्स बार का डिस्ट्रीब्यूशन को सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं बिकॉज सैंपल एक्स बार का डिस्ट्रीब्यूशन है। जो एवरेज होगा उस डिस्ट्रीब्यूशन का दैट विल बी म्यू पॉपुलेशन एवरेज, एंड जो उसका वेरिएंस होगा दैट विल बी सिग्मा स्क्वायर बाय n, जो हम लोग को पता ही है स्टैंडर्ड एरर का होल स्क्वायर। सो स्टैंडर्ड एरर इज एक्चुअली द स्टैंडर्ड डिविएशन, बट स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ व्हाट? स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स बार्स।
Standard error is the standard deviations, but standard deviation of what? The standard deviation of x bars. बोलो, अभी बोलो क्या क्वेश्चन है तुम्हारा? सर जैसे लास्ट क्लास में अपने कर रहे थे ना कि हमको एवरेज पता है और स्टैंडर्ड डेविएशन से हम ये पता कर ले रहे थे कि मेजॉरिटी ऑफ डेटा इससे इतना रेंज में रहता है. That was when the data is normally distributed. तो यहाँ पे वो कर सकते हैं हम लोग. This is x bar, this is x bar. x bar plus let's say 1.96 स्टैंडर्ड एरर्स लेना पड़ेगा क्योंकि x बार का स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है? SE, राइट? सो वन, हाँ तो वैसे ही रेंज बनेगा. तो रेंज का जैसे आप बोले कि 90% है, मान लीजिए कि उसका परसेंटेज दिस इज 95. सो अपने बोलेंगे कि म्यू इज गोइंग टू लाई विद इन दिस, उसका 95% प्रोबेबिलिटी है. एक बार इसको होल्ड करो. आई नो योर क्वेश्चंस बट होल्ड इट फॉर नाउ बिकॉज आई विल अप्लाई इट इन द हाइपोथेसिस वाला चैप्टर. राइट नाउ यू विल नॉट अंडरस्टैंड, मतलब जहां तक बताऊं उतना. अगर डाउट what I've explained you understood, right? उसका application part के लिए give it some time. Hypothesis में cover होगा. So it's yet to be done. I've not yet covered that part. यहाँ तक ठीक है everyone? Central myth theorem book में एक बार उसके ऊपर important लिखिए. उसका 3 bullets में आइए, उसके ऊपर वापस important लिखिए. First line देखो. If the sample size n is sufficiently large, the sampling distribution of the sample means will be approximately normal. Next point, the mean of the population mu and the mean of the distribution of all possible sample means are equal. Basically क्या बोल रहा है? Average of x bar is equal to mu. Mean of the population mu and mean of distribution of all possible sample means. Possible sample means मतलब x bar. x bar के distribution का mean, that is x bars का average is equal to mu. दोनों equal है, मतलब x bar का average and mu is equal. And last point, the variance of the distribution of sample means x bars का variance, x bar का standard deviation का variance is equal to sigma square by n. उसको अगर square root करोगे तो standard error आ जाएगा. Simple सा चीज है. बोलो, everybody comfortable till here? Alright, let's take a minute.